नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन नेट प्रेप पे। आज हम लोग यूजीसी नेट एजुकेशन के PYQs प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज थर्ड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन? ऑप्शन ए जॉन डेवी, ऑप्शन बी पॉलो फ्रीरे, ऑप्शन सी रूसो या ऑप्शन डी JS में। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन डेवी। जॉन डेवी रिगार्ड किए जाते हैं एज अ फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। वो बिलीव करते थे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पे, उनका एम्फेसिस था लर्निंग बाय डूइंग पे। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिलोसफी एम्फेसाइज दैट ट्रूथ इज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव? ऑप्शन ए रियलिज्म, की ऑप्शन बी आइडियलिज्म, की प्रैग्मेटिज्म, की एग्जिस्टेंशलिज्म। तो जैसे कि हम जानते हैं रियलिज्म एम्फसाइज करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करे, वो ह्यूमन बीइंग के परसेप्शन पे बेस ना हो, वो रियलिटी में हो। आइडियलिज्म फोकस करता है आइडिया पे, और जो प्रैग्मेटिज्म होता है उसका फोकस होता है कि प्रैक्टिकल हो, चेंजेबल हो, जो ट्रूथ है उसका नहीं, मतलब जो आउटकम है वो सब्जेक्टिव ना हो के ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है। जबकि जो एग्जिस्टेंशलिज्म है इसका एम्फेसिस होता है कि ट्रूथ पर्सनल है, सब्जेक्टिव है और यूनिक है इंडिविजुअल को। तो जैसे कि बातों से पता चल रहा है कि सब्जेक्टिव की बात एग्जिस्टेंशलिज्म करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रूसो द नेचुरल स्टेट ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाई विच एस्पेक्ट? ऑप्शन ए सोसाइटी, ऑप्शन बी रिलीजन, ऑप्शन सी नेचर, या ऑप्शन डी फैमिली। तो रूसो का मानना था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो इनहेरेंटली गुड होते हैं और वो नेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो उन पर इन्फ्लुएंस आता है वो नेचर का होता है। तो उनके अनुसार हमें बच्चों को नेचर में छोड़ देना चाहिए, जिससे कि मतलब छोड़ देना इंसान फ्री वो हैंड देना चाहिए कि वो खुद उससे क्या कहते हैं सीख सकें और अप्लाई कर सकें। तो जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है दूसरे के अनुसार वो नेचर का होता है। तो फोर्थ ऑप्शन पर क्वेश्चन पर चलते हैं। विच सोशियोलॉजिस्ट इज फेमस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल? एमिली डुर्खिम, प्रीरे बोर्डियू, मार्क्स वेबर की टेलकॉट पार्सन्स? तो प्रीरे बोर्डियू जो थे उन्होंने कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो करेक्ट आंसर है प्रीरे बोर्डियू। अब हम लोग फिफ्थ ऑप्शन पे क्वेश्चन पर चलते हैं। डायलेक्टिकल मेथड इज एसोसिएटेड विद विच फिलोसफिकल थॉट? प्रैग्मेटिज्म, की आइडियलिज्म, की मार्क्सिज्म, की रियलिज्म? ये डायलेक्टिकल जो मेथड है ये किस कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड है? तो डायलेक्टिकल मेथड तो जो डायलेक्टिकल मेथड है, अब एक तरीके से देखें तो मार्क्सिज्म में रिफर्स करता है कि प्रोसेस है कि रिजॉल्व करने का, कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट में और किस तरीके से प्रोग्रेस ऑफ ए चेंज होता है। और आइडियलिज्म में भी क्या कहते हैं प्राइमेसी ऑफ आइडियाज जो होते हैं, और उनका जैसे भाई डायलेक्टिकल मेथड से ही एक तरीके से हमें
रहता है कि एक दूसरे पे ट्रांसफ़र करना, पर इन दोनों थॉट्स के बीच में एक कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मेनली ये डिस्कस करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए मार्क्सिज्म में। तो अभी हम आंसर सी के साथ जाएंगे, और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु डेवलप द सोशल लर्निंग थ्योरी। इस क्वेश्चन को हम लगा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन देखते ही अब आपको करना चाहिए, इसमें सोचना नहीं चाहिए कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी। और इसी क्वेश्चन के साथ देखिए कितने क्वेश्चन आपके और तैयार हो सकते हैं। अब जीन पियाजे ने क्या दिया था, सबको पता है, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी पे इनका फोकस था। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी। लेवाइगोस्की ने क्या दिया था, लेवाइगोस्की ने इन्होंने सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी थी। B.F. स्किनर ने, आपको पता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब एक ऑप्शन बचे अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। यही करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हाट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वाइगोस्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या था। तो इनके अनुसार जो था कि द गैप बिटवीन अ चाइल्ड एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल और उनके पोटेंशियल के बीच में जो गैप है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को उन्होंने उससे डिनोट किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ reinforcement इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर अ लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज। कॉन्टिन्यूअस, इंटरमिटेंट, फिक्स्ड रेशियो की वेरिएबल इंटरवल। तो जैसे कि हमें पता है, जो इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है वो मोस्ट इफेक्टिव होगा मेंटेनिंग बिहेवियर ओवर लॉन्ग टर्म, क्योंकि बिहेवियर एक्सटेंशन को रेजिस्टेंट करता है। और इस तरीके के जो रीइंफोर्समेंट होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, सो कि बिहेवियर को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग किए जा सकें, जबकि रिवार्ड्स उनके पास कांस्टेंट रूप से उनको ना मिले, फिर भी वो लॉन्ग टर्म तक अपने बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग किए रखें। कॉन्टिन्यूअस में होता है कि रीइंफोर्समेंट इफ़ेक्टिव होते हैं इनिशियली, पर लंबे समय के लिए क्या वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, ये नहीं कहा जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर इंटरमिटेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हॉवार्ड गार्डनर, एरिक एरिक्सन, जेरोम ब्रूनर की नोआम चॉम्स्की। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसा कि हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं और हमें ऐसे क्वेश्चन देखते ही टिक करने चाहिए, गार्डनर साहब ने इसे दिया था। इन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल जनरल एबिलिटी नहीं है, जबकि वेरियस टाइप की क्या कहते हैं इंटेलिजेंस एग्जिस्ट, एबिलिटी मतलब एग्जिस्ट करती है। तो इन्होंने 8 तरीके की दी थी, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ऐसे करके 8 तरीके की। एरिक एरिक्सन ये साइको सोशल डेवलपमेंट दिए थे,
जेरोम ब्रूनर, इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग दी थी। और नॉम चॉम्स्की तो फेमस है यूनिवर्सल ग्रामर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉवर्ड गार्डनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लॉ ऑफ इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच साइकोलॉजिस्ट? ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन डी कार्ल रॉजर्स। जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये एसोसिएटेड है थॉर्नडाइक के। ये इन्होंने क्या कहते हैं 3 लॉ दिए थे, उसमें से एक ये लॉ था, लॉ ऑफ इफेक्ट। जबकि हमें पता है B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसे हमने पिछले सीरीज में पढ़ा था कि सबसे नीचे आता है फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी एंड नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंग्स, फिर सेल्फ एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और कार्ल रॉजर्स तो क्या कहते हैं एक ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस किए थे, ना कि बिहेवियरिज्म पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच रिसर्च मेथड इज यूज टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किस रिसर्च मेथड में हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं? पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव, थर्ड है हिस्टोरिकल, डी है इथनोग्राफी। तो जिसका ऑप्शन से पहले ये देखते हैं। ऊपर के 3 जो हैं ये क्वांटिटेटिव स्टडी की बात करते हैं, और जो 4th ऑप्शन है इथनोग्राफी, ये क्या कहते हैं क्वालिटेटिव की बात करते हैं। और क्वालिटेटिव में तो कॉज इफेक्ट की बात ही नहीं होगी, तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन 4 कट कर देंगे। अब बचा एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल की हम पास्ट में के इवेंट्स पे स्टडी करते हैं और उनसे हम लोग क्या कहते हैं क्या सीख लेके बदलाव कर सकते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। इसमें भी हम लोग कोई कॉज इफेक्ट नहीं देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हम बस चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं या जो भी सर्वे, जो भी जैसी चीज़ हैं एग्जैक्ट अभी प्रेजेंट में, उसी को हम डिस्क्राइब करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उनका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सपेरिमेंटल। अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ नल हाइपोथेसिस? तो नल हाइपोथेसिस का क्या पर्पज है? सो नल हाइपोथेसिस में हम लोग क्या कहते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? पहले तो हम सभी को पता है कि स्टेट करते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, जो भी वेरिएबल हम लोग लेंगे। तो अब उसको हम टेस्ट करते हैं। तो जो पहला पर्पज होगा तो वो तो यही होगा ना कि ये फॉर्म स्टेट करना। बाकी टू प्रूव द रिसर्चर थ्योरी, ये तो नल हाइपोथेसिस फॉर्म करने का नहीं है। टू अप्रूव द रिसर्च थ्योरी, ये भी नहीं है। टू आउटलाइन द एक्सपेक्टेड आउटकम। अब भाई पहले हम लोग फॉर्म करेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और उसको टेस्ट करेंगे। जब वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट होगा, उसके बाद जो चीज़ फॉर्म होगी उसके बेस पे आउटलाइन एक्सपेक्ट होगी आउटकम की। पर पहले तो हम देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये स्टेट करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस यही होता है। 13th क्वेश्चन। इन अ रिसर्च स्टडी द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड। अब ये मैंने अभी 11th क्वेश्चन में इसकी बात की थी। मेरा मन तो नहीं है कि मैं इसको बताऊं, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा।
और अगर ये क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएँ या कुछ डाउट हो 13 क्वेश्चन को, तो आप जब इसका पार्ट 2 आएगा तो वहाँ जवाब दीजिए, पूछिएगा। पर मुझे पता है कि आप लोग इतने समझदार हैं कि इसको देखते ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने 11th में इसे बताया। अब उससे आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन इंक्लूसिव एजुकेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्राइमरली फोकस ऑन grouping students based on ability, tailoring instruction to meet individual needs, providing one-on-one teaching, standardized teaching strategies for all students। तो जहाँ तक हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस से पता चल रहा है कि अब ग्रुपिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, ये तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट नज़र आ रहा है कि आप जैसे उनकी एबिलिटी उनको ग्रुप कर दीजिए तो क्या वो इंक्लूसिव, क्या वो एक साथ सीख पाएंगे? क्या इसका ये जो इंक्लूसिविटी इसका अर्थ रह जाएगा जब आप उन्हें ग्रुप कर देंगे? तो ये तो ऐसे गलत हो गया। प्रोवाइडिंग वन ऑन वन टीचिंग, क्या ये पॉसिबल है कि स्कूल में सबको वन ऑन वन टीचिंग दें? ये गलत है। टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल नीड्स, कि सेक्शंस बनाइए कि इंडिविजुअल की नीड्स को कैसे हम मीटअप कर सकें। मेटा एनालिसिस रिफर्स ऑप्शन ए अ न्यू एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, द एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज की अ सिंगल केस स्टडी। तो मेटा एनालिसिस होता क्या? तो मेटा एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे वो रिजल्ट को सिंथेसाइज करता है मल्टीपल स्टडी से, कि मोर जिसे कंप्रिहेंसिव कंक्लूजन आ सके उस रिसर्च क्वेश्चन का। कि तो अब इससे हम फाइंड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल बैठता है। न्यू एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्या ये रिलेट कर रहा है? नहीं। अ मेथड ऑफ क्वालिटी, नहीं। द एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम मल्टीपल स्टडी, ये करेक्ट है कि एक कंप्रिहेंसिव कंक्लूजन पे आने के लिए हम मल्टीपल स्टडीज़ की फाइंडिंग को एनालिसिस करते हैं। ये मेटा एनालिसिस इस चीज़ को रिफर करता है। अब 16th क्वेश्चन पर आते हैं। द टर्म पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज इंट्रोड्यूस्ड बाय ली शुलमैन रिफर्स टू। अब एक चीज़ है, 16 क्वेश्चन पर आने से पहले, मतलब ऑप्शन पढ़ने से पहले देखिए, द टर्म पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज इंट्रोड्यूस बाय ली शुलमैन, एक आंसर आपका इसी में छुपा हुआ एक क्वेश्चन कि पेडागोजिकल कंटेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ली शुलमैन। अब एक आपका यहीं से तैयार हो, एक तो ये करेंगे, एक इसमें ही खोज लिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से भी आपको एक्टिव रहना कि कैसे क्वेश्चन में एक आंसर पे खोज लिए। तो ये है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है, वो कंबाइन करती है टीचर नॉलेज के, जो जैसे सब्जेक्ट मैटर पे जो टीचर की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो उस कंटेंट को कितने इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। ये इन्वॉल्व कर सकता है कि भाई वो इंफॉर्मेशन कैसे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तो ये मॉडल रिफर्स करता है ब्लेंड ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर एंड पेडागोजी स्पेसिफिक टू टीचिंग, क्योंकि भाई कंटेंट नॉलेज ओनली ये तो मतलब है नहीं। जर्नल टीचिंग स्किल यही करने के लिए कि कोई मेथड अलग से क्यों इंट्रोड्यूस करेगा? और डी ऑप्शन तो नेगेटिव ही दिख रहा है कि डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। इस तरीके से आप एक ही क्वेश्चन में कितने और क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी। तो एंड्रागोजी होती क्या? तो एंड्रागोजी रिफर्स करती है कि ये स्पेसिफिकली एक मेथड होते हैं जो कि प्रैक्टिस हो एडल्ट एजुकेशन,
को मेनली क्या कहते हैं, टीचिंग के ये पेडागोजी एडल्ट एजुकेशन पे फोकस करती है कि एडल्ट एजुकेशन मीन्स एडल्ट को पढ़ाने के लिए कि उनका इम्पोर्टेंस है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जो यूनिक नीड्स हैं लर्नर्स के, एडल्ट लर्नर्स के कंपेयर टू चिल्ड्रन, तो वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पे फोकस करता है। इसको मैल्कम नॉल्स ने दिया था इसका विच अप्रोच, तो इसका करेक्ट आंसर है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। विच अप्रोच फोकसेस ऑन द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मॉडल इन टीचर एजुकेशन, कंपिटेंसी बेस्ड अप्रोच, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टीचर्स को क्या कहते हैं, इंकरेज करता है कि वो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट कर सकें अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को, कि वो कैसे इफ़ेक्टिव और तरीके से इस चीज़ों को इम्प्लाई कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टीचर्स के अंदर फॉस्टर करने के लिए हम इस अप्रोच को अपनाते हैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट इसे दिख ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया मस्ट कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई की एनसीईआरटी। तो यूजीसी जो है हमारा वो तो हायर एजुकेशन के लिए बना है, ये कोई ऐसा सेट ऑफ स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं देता है टीचर ट्रेनिंग के लिए। जो एआईसीटीई है अपना वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, ये भी टीचर एजुकेशन को डायरेक्ट नहीं देता कोई गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन। एनसीईआरटी ये द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्कूल एजुकेशन की बात करता है। तो टीचर ट्रेनिंग की बात एनसीटीई करता है, ये करेक्ट आंसर। ये रेगुलेट करता है और गाइडलाइन सेट करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म करता है अपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, जिससे कि क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच मॉडल emphasize that teaching is a form of cognitive development, कंस्ट्रक्टिव मॉडल, बिहेवियरल मॉडल की ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल की ट्रेडिशनल लेक्चर मॉडल। तो कौन सा मॉडल है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे एम्फसाइज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल जो होता है वो एम्फसाइज करता है कि लर्निंग एक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कि जो लर्नर्स होते हैं वो करंट नॉलेज और जैसे जो न्यू आइडिया सीखते हैं उनको उस बेस पे बिल्ड करते जाते हैं। और ये टीचिंग प्रैक्टिसेस फैसिलिटेट करती हैं कि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो वो मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू लगातार होता रहे, तो कंस्ट्रक्ट वैसे करते रहते हैं। तो इसलिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इन ऑप्शन में जो मेजर एम्फेसिस है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल का है। बिहेवियरल मॉडल का फोकस होता है कि वो ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर के लिए, ना कि वो इनहेरेंटली प्रमोट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये भी बिहेवियर की बात करता है। और ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड तो हम लोग वाकिफ़ ही हैं कि ये टीचर सेंटर्ड मॉडल है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नहीं इंकरेज करता है जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल इंकरेज कर सकता है।
तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शन पढ़ के ना समझ में घबराना नहीं है, आपको रिलेट करना है और समझना है कि हम कैसे, क्योंकि पढ़े तो आप हैं, बस आप उस चीज़ को कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे आप किस तरीके से समझेंगे, ये वही टाइम और क्वेश्चन के बीच में यही जंग है। यही 20-25 मिनट ज़्यादा देते हैं, सब क्वेश्चन कर लेंगे आप, कुछ रह जाएंगे बस, बाकी ज़्यादातर कर लेंगे। कुछ गलतियाँ होती हैं वो टाइमिंग की वजह से होती हैं कि कम टाइम में दिमाग उतना तेज़ एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि आप जल्दी से लिंक नहीं करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बिलीव्ड इन विच टाइप ऑफ एजुकेशन। तो हमें जैसे पता है, हमने ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया और पहले भी कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर का था फॉर्मूला कि आप नेचर में छोड़ दीजिए, फ्रीडम दीजिए, वो उससे एजुकेशन खुद भाई क्रिएट करेंगे। नेचर उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनकी क्रिएटिविटी को फॉस्टर करता है। तो उनका था कि एजुकेशन क्रिएटिविटी और फ्रीडम के थ्रू स्टूडेंट ग्रैस्प कर सकते हैं। 22 पे चलते हैं। विच एजुकेशनल थिंकर एम्फसाइज लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड प्ले। तो लर्निंग थ्रू एक्टिविटी और प्ले, अब जैसे कि पता ही है कि, अच्छा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मारिया मोंटेस्क्यू नाम से क्लियर हो रहा है। ऑप्शन बी रूसो, ये कहते हैं नेचुरलिस्ट थे। जे रूसो, ये तो एक ही जैसा हो गया लग रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लग रहा है। जॉन डे, ये तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे इनका फोकस था। तो जो मारिया मोंटेस्क्यू थी वो एडवोकेट करती थी कि लर्निंग जो है वो एक्टिविटी और प्ले से बेहतर होगी, उनका एम्फेसिस ये था। मारिया मोंटेस्क्यू इसका करेक्ट आंसर है। अब हम थर्ड पे जाते हैं। इन ब्लूम रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। ऑप्शन ए एनालिसिस, ऑप्शन बी इवेल्युएशन, ऑप्शन सी रिमेम्बरिंग, ऑप्शन डी क्रिएटिंग। तो जो ब्लूम्स की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है उसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो है, क्या है बताइए, वो है क्रिएटिंग। हाईएस्ट लेवल है क्रिएटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोच इज मोस्ट अलाइन्ड विद वाइगोस्की कॉन्सेप्ट ऑफ स्केप होल्डिंग। ऑप्शन ए allowing student to solve problems independently from the start, providing step-by-step support and gradually reducing assistance as student gain confidence, कि encouraging students to work in isolation, कि teacher led instruction with no student involvement। तो जो उनका स्कैफोल्डिंग का अप्रोच था उसमें यह था कि आप स्टूडेंट्स को गाइड करो कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें, बट एक पॉइंट पे जब वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें तो आप फिर वो गाइडेंस को वहीं पे धीरे धीरे हटा लो। जैसे मैंने पिछले बार भी दिया था एक एग्जांपल कि आप जब बच्चा शुरू में साइकिल चलाना सीखता है तो आप पीछे से ऐसे उसको पकड़े रहते हैं, फिर जब आप देखते हैं कि वो चला रहा है अब अपने आप चला लेगा थोड़ा, तो आप हल्का सा हाथ हटा लेते हैं, वो चला रहा है, उससे महसूस हो रहा है कि आप पीछे पकड़े हो पर एक्चुअली में आप हटा चुके हो हाथ। तो ऐसे ही वो चलाता चलाता जब सीख लेता है तो क्या कहते हैं, आप पूरी तरीके से हाथ हटा लेते हैं। तो वही चीज़ है, प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग असिस्टेंस एज स्टूडेंट गेन कॉन्फिडेंस। ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, क्वेश्चन पे।
विच थिंकर बिलीव्ड इन द लॉ ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस इन एजुकेशन? ऑप्शन ए J.S. मिल, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी प्लेटो की ऑप्शन डी फ्रोबेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा जो थिंकर थे जो लॉ ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में विश्वास करते थे वो है आपके फ्रोबेल साहब। फ्रोबेल साहब का मानना था कि जो उनका फोकस था कि लर्निंग थ्रू प्ले एंड द लॉ ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस विच जो सजेस्ट करते हैं कि उनका जो बेस्ट एक्सपीरियंस है या जो आउटकम है वो डायरेक्टली एक्शन से आए। तो ये फ्रोबेल साहब का मानना था। सो हम लोग इस पार्ट में इतने क्वेश्चंस करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगी इसके आगे के क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब ये क्वेश्चन जैसे हम लोग कर रहे हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं तो आप ये मत देखिए 25 क्वेश्चन में आप सिर्फ 25 नहीं किए, आपने काफ़ी क्वेश्चंस और भी कर लिए साथ में। तो आप जब ऐसे ही जब और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट पढ़िए तो 1 से 2 3 ऐसे बनाइए कि कहाँ से और क्या क्या पता चल रहा। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी पकड़ भी तेज होगी। क्वेश्चन जितना करेंगे और जितने स्पीड में करेंगे उतने ही क्या कहते हैं स्पीड में आपके लिए वहाँ पे सही रहेगा कि जितना कम टाइम रहता है आप ज़्यादा क्वेश्चन करते रहते हैं, प्रैक्टिस में रहते हैं तो आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है और जिससे आप रिलेट करें और वहाँ पे अप्लाई करें। जितने क्वेश्चन किए इसमें कोई दिक्कत हो तो आप क्या कहते हैं इसमें मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे नीचे कमेंट सेक्शन पे, या जब पार्ट 2 आएगी तो आप वहाँ पे पूछिएगा। जो मैंने क्वेश्चन 13 छोड़ा है जो कि यार सिंपल है आप लोगों के लिए, आप लोग इतने तेज हो तो पर उस पर डाउट होगा तो आप पार्ट 2 में पूछिएगा। थैंक यू एंड फिर मिलते हैं जल्दी।